Brought to you by American Pistachios and Sensodyne Cake. That's the power of pistachio. इधर सुबह 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई। बिल को लोकसभा में आज टेबल किया जाना था तो विपक्षी सांसद काली पट्टी बांधकर आए। दोपहर 12:15 बजे का वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐलान किया, अब वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की शक्तियों का उल्लेख भी किया। आइटम नंबर 12 और 13 को एक साथ सभा में लिया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024। इसके बाद नमूदार हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू। उन्होंने 2 बिल टेबल किए। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 ये साल 1995 के वक्फ कानून में संशोधन को प्रस्तावित करता है। मुसलमान वक्फ निरस्तीकरण विधेयक 2024 ये साल 1923 के मुसलमान वक्फ कानून को खारिज करने का प्रस्ताव देता है। इन तमाम बिलों को पेश करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने सबसे पहले वक्फ से जुड़े कानूनों का इतिहास बताया। रिजिजू ने फिर पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर आरोप लगाया और कहा, इस सरकार के समय दिल्ली के अलग अलग इलाकों की जमीनों को डी नोटिफाई करके वक्फ के हवाले किया। कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ना आती तो संसद भवन और दिल्ली एयरपोर्ट की जमीन को भी वक्फ के दायरे में डाल दिया जाता। आजादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बनी और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया? इधर विपक्ष की बेंच से हंगामा शुरू हो गया। किरण रिजिजू थम गए। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को आगाह किया। बगल में बैठे पीयूष गोयल की सलाह पर रिजिजू ने कानों पर ईयरफोन लगा लिया और फिर से बोलने की कोशिश की, पर हंगामा नहीं थमा। आर्टिकल 14 का इक्वालिटी को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। ये कोई तरीका नहीं है। माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम व्यवस्था होती है। बोलिए मंत्री जी, आप बोलते क्या? अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा कान खुला हुआ है तो ये डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। मैं अभी ये पेन की बात करता हूँ। इन सबके बीच किरण रिजिजू ने कहा, किसी कानून में नहीं लिखा है कि वक्फ संपत्तियों का देखरेख वक्फ बोर्ड का है और अपने दावे को मजबूती देने के लिए रिजिजू ने 3 मामलों का जिक्र किया। सदन में 3 केसेस का मैं रेफर करूंगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं पहला एग्जांपल देना चाहता हूं। सैयद फजल पकुया तंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या 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 केरला हाईकोर्ट का फैसला है। केरला हाईकोर्ट ने कहा द वक्फ बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल, इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी सुन लीजिए। हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ का जजमेंट सुन लीजिए। A mutawalli's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawalli are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. इतना क्लियर कट रूलिंग है। तीसरा, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल। अब देखिए मंदिर का भी इसमें एग्जांपल लिया गया है। राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल इज प्योरली ए सेकुलर मैटर एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्पल, टेम्पल नहीं, टेम्पल का जो प्रॉपर्टी है
उसी प्रकार से आप बार बार कहना कि मुसलमानों का अधिकार में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, ये तर्क ही नहीं बनता है। आप ये आज से ये बात बोलने के लिए बंद कीजिए। 2013 में पहला ये बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। ये प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। घड़ी में 12:40 का वक्त, और अल्पसंख्यक मंत्री ने बताया कि नए कानून के हिसाब से अब वक्फ बोर्ड का स्वरूप कैसा होगा। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे, और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। हंगामा फिर बढ़ा। किरण रिजिजू ने जवाब दिया कि वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को एंट्री क्यों दी जा रही है। अभी हम लोग किसी धर्म, किसी जाति का हिसाब से तो हम एमपी नहीं बने हैं, हम तो ऐसे सिटीजन होकर के एमपी बने हैं। तो अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी वाला हमको कहेंगे कि किरण रिजिजू मेरा यहाँ नहीं आ सकता है, हमारा धर्म और तुम्हारा धर्म अलग है, तो कैसे होगा। मैं तो एज एमपी, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं जा सकता हूँ। उसी प्रकार से आपका ट्रस्ट है, ट्रस्ट को चलाता है चैरिटी कमिश्नर। तो ट्रस्ट वाला कैसे कहेंगे कि चैरिटी कमिश्नर मेरा जात का ही होना चाहिए। चैरिटी कमिश्नर तो गवर्नेंस को संभालने के लिए है, चलाता तो ट्रस्ट है। उसी प्रकार से आप कैसे कह सकते कि मेरा वक्फ प्रॉपर्टी को देखने के लिए वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान नहीं हो सकता है। आप कैसे कह सकते हैं? ये तर्क को आप थोड़ा गहराई से सोचिए। बिल टेबल हुआ, अब बारी थी चर्चा की। विपक्षी खेमे की ओर से बोलने के लिए खड़े हुए असम की जोरहाट सीट से कांग्रेस के सांसद और जो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता हैं गौरव गोगोई। भाषण शुरू करने के साथ ही गोगोई ने किरण रिजिजू को चैलेंज किया कि अल्पसंख्यक मंत्री पूर्व की यूपीए सरकार पर लगाए आरोपों के साक्ष्य सबूत पेश करें। इसके साथ ही गोगोई ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि इनकी सरकारों ने सड़क पर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी। और बात करते हैं अल्पसंख्यकों की। उन्होंने सवाल उठाया, कहां से आया है ये कानून। विपक्षी सांसदों ने पीछे से आवाज लगाई, नागपुर से। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य, टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं,
मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो कभी मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल पर चर्चा, इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीडिंग 2023 में सर सरकार 24 में आई, ये खुद 24 के बीच में इन्होंने अपना बिल लाया। 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा, जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए उसका जिक्र भी नहीं हुआ था। तो मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि अगर नवंबर 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने यह वाजे भी नहीं समझा कि नया एक बिल लाने की जरूरत है, मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि यह बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया यह बिल? कहां से आया? सर, अपने भाषण के आखिरी हिस्से में कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रवाद को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया और फिर बात की इस कानून पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। कहा, विपक्ष की आपत्तियों को नए कानून में कोई जगह नहीं दी गई। सर, दुख की बात करनी पड़ेगी सर कि जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये किस प्रकार का? हमने भी बहुत से जेपीसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर, पूरी तरीके से वोटिंग हो गई। फिर बोलने की बारी थी ट्रेजरी बेंच की, सदन का वो हिस्सा जहां बैठते हैं सत्ता पक्ष के सांसद और मंत्री। स्पीकर बिरला ने नाम पुकारा बिहार की पटना साहिब सीट से भाजपा सांसद और कानून के जानकार रविशंकर प्रसाद का। उन्होंने सवाल उठाए कि महिलाओं के लिए संशोधन किया जा रहा है तो बिल असंवैधानिक कैसे है। उन्होंने शाहबानो केस का जिक्र किया और कांग्रेस नेतृत्व पर हमला। सर, एक बात और मैं आज बताना जरूरी है सदन के स्मृति के लिए। राजीव गांधी को 400 सीट मिली, शाहबानो में वो इन लोगों के सामने झुके, उसके बाद आज तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। याद करिए आप, देश की हवा कहां बह रही है समझिए अखिलेश बाबू। भाजपा सांसद ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी और टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा का उल्लेख किया, साथ ही विपक्षी सांसदों से कुछ सवाल भी पूछे। मुस्लिम जमात के आदर्श वोटों की दलाली करने वाले, सौदागरी करने वाले होंगे। अगर ये है तो ये देश को स्वीकार नहीं होगा। हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, मुस्लिम समाज के आदर्श होंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एपीजे कलाम, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खान, रसखान, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसे। जब मोहम्मद शमी फास्ट बॉलिंग करके आउट करता है पूरा देश ताली बजाता है, और जब सानिया मिर्जा टेनिस में भारत का नाम ऊंचा करती है हम सभी खुश होते हैं। ये तय करना पड़ेगा। हमें लगा था कि 25-30 साल के बाद वोटों की सौदागरी कुछ बंद होगी, लेकिन अभी तक बंद नहीं है। कभी तो आप लोग निकलिए उससे बाहर। ये देश बदल रहा है और उनकी संख्या देख रहे हैं। कांग्रेस कहां थी कहां चली आई, अखिलेश जी देखिए आप। फिर बोलने की बारी आई विपक्षी बेंच से। सपा सांसद और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वक्फ बिल पर बोलना शुरू करते उसके पहले ही बहस शुरू हो गई। भाजपा के आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद के बहाने टिप्पणी की तो अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया नागपुर यात्रा के बहाने तंज कसा। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक।
अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। बहस थमी, सपा सुप्रीमो ने वक्फ बिल पर बोलना शुरू किया। महाकुंभ में भगदड़, नोटबंदी, चीन की घुसपैठ की चर्चा की और कहा वक्फ बिल में ना तो नीति सही है और ना नियत। ये कानून देश के करोड़ों लोगों से घर दुकान छीनने की साजिश है। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई। वक्फ समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवी कर करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। और अगर इसके लिए नहीं लाया होता तो पहले से जो जितने फैसले लिए सरकार ने, क्या उससे देश और प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आ गया है? अगर स्मार्ट सिटी का बात करें तो कितनी स्मार्ट सिटी बन गई है आपकी? आपके नोटबंदी की वजह से न जाने कितना रुपया कहां निकल रहा है। और डर तो ये लगता है कहीं भाजपा वाले दूसरों के पैसा रख करके न पकड़वा दें। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद में चल रही बहस में अपना हिस्सा जोड़ा। कहा वक्फ एक धार्मिक और समाज सेवा करने वाला संस्थान है और इसका हर अधिकार ईश्वर के पास है। स्पिरिट ऑफ माई स्पीच इज, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। How the Limitation Act will be applied? If the Limitation Act will apply, so many disputes will come. This is the intention of the government. Open, सब खुलो। अभी खुल दो रास्ता। इंडिया में चला लगा दो, हिंदू मुस्लिम लगा दो। यही तो इंटेंशन है उन लोग का। क्या होगा? This is not correct. This is completely bad. मैडम, हम अपनी जान का दुश्मन के अपना जान कहते हैं। मोहम्मद का इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहता है। अब तो मजहब अब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया है। थैंक यू मैडम। फिर बारी थी भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की। उन्होंने कहा कि भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। खाता ना बही, जो वक्फ कहे वही सही। आपको तय करना है कि आपको वक्फ के साथ रहना है या संविधान के साथ रहना है। एक और तो वो हाथ में एक लाल सी किताब लेकर चलते हैं जो कहने के लिए संविधान है लेकिन संविधान नहीं है। आपने एक देश में 2 विधान बनाने का काम किया है। आपको तय करना संविधान के साथ रहना है कि वक्फ के साथ रहना है। अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार किया कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने। मंत्री जी, 10 साल का बहुत समय होता है।
जो काम आप 10 साल में पूरी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके। नहीं, वामसी पोर्टल पर आपने बार बार 10 साल में काम नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लेना, और सारी संपत्तियों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो संपत्तियां वक्फ की नहीं बचेंगी। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन आपके अधिकारी करेंगे। जब 10 साल में नहीं कर सके तो 6 महीने में कैसे करेंगे? और ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी कानून है। साथ शाम 6 बजे के आसपास AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भाषण शुरू हुआ। ओवैसी जी, मैं आपको बचाना चाहता हूं। तेजस्वी सूर्या जी, सर प्लीज स्पीक टू द चेयर। यस सर, सर मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, हिंदू को आपके 1 इंच का भी जमीन का जरूरत नहीं है जो आपके खुद का, आपके रियल जमीन है। हिंदू हैज नेवर एस्पायर्ड। ऑनरेबल मेंबर हैज नेम्ड मी। What I am going to say will inshallah will decrease his ignorance and decrease his arrogance also. So, see, Article 25, the definition of Hindu includes Jain and a Sikh that he does not knows about it. So, and a Buddhist. So that he should, and he should also know, coming from a Brahmin community, the prasad in Tirupati Devasthanam. No, sir, let me. Let me complete. Let me complete. You know very well that the prasad in TTD is only made by Brahmins, not even for a particular sect. And 2013, Mr. Rajnath Singh, does he disagrees with what Advani and Sushma Swaraj did by supporting the 2000 Bill Act? You are opposing your own leadership. You are making a fun of yourself over here. गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में अपनी बात रखी। राजद प्रमुख लालू यादव के एक पुराने भाषण के बहाने विपक्ष पर हमला किया। पहले देखिए वो बयान, फिर गृह मंत्री की प्रतिक्रिया। एक कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। मान्यवर, ये कह रहे कलेक्टर क्यों रखा है? मुझे एक बात बताओ भाई, जो बता सकते हैं। अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है सर, रेवेन्यू ऑफिसर वही है। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। अमित शाह के भाषण के और क्या प्रमुख बिंदु रहे, आप सुनिए, और फिर न्यूज रूम से उसकी व्याख्या भी। कि वक्फ वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई। अब मान्यवर, वक्फ धार्मिक हुआ, वक्फ बोर्ड नहीं हुआ, वक्फ परिषद भी नहीं हुई। अरे सुनो भाई, मान्यवर, ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी जो होते हैं, जो चर्च होगा तो क्रिश्चियन होंगे, पारसी भी होंगे, पारसी के लिए वो ट्रस्ट होगा, तो हिंदू होगा तो हिंदू के लिए। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले, उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग देश तोड़ दोगे आप लोग। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है?
वक़्फ़ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का, वक़्फ़ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।